उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड से आप सबको अवगत है। हम भी बिहार से जाकर के उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग किए, लेकिन रिपोर्टिंग करने के कुछ ही घंटे के बाद ये हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला आता है कि जो प्रेमचंद्र यादव का घर है उसको नहीं तोड़ा जाएगा, स्टे लगा दिया गया है। कितने दिन के लिए स्टे लगाया गया है, कौन वकील थे जिन्होंने स्टे लगवाया है, ये सारा चीज़ हम आपको आज बताएंगे। तो हम फ़ोन लगाते हैं सीधे जो स्टे लगाने वाले वकील हैं, जो इधर से प्रेमचंद्र यादव के वकालत कर रहे वकील हैं, उनके पास फ़ोन लगाते हैं, जिनका नाम अरुण यादव है। हम सीधे उनको कॉल लगाते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सामने निकल करके आता है। हेलो हेलो जी। केशव बात कर रहा हूँ, पब्लिक स्टेशन न्यूज़ चैनल से। अरुण जी से बात हो रही है? जी जी हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि प्रेमचंद्र यादव वाला जो मामला है उसमें वकील आप थे? जी बिल्कुल, हम ही वकील हैं। हाँ, तो हमको ये जानना है कि बुलडोज़र चलने की जो बातें थी, अब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है और वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन आया कि अब उनके घर पे बुलडोज़र नहीं चलेगा, स्टे लग गया है। ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, कितना इसमें मेहनत लगा आपको? सारा लोग कह रहे थे कि योगी सरकार के सामने में जो बातें हैं वो, भाजपा वाले लोग साफ तौर पे कह रहे थे कि वो बुलडोज़र चलेगा ही, चाहे उसमें कितना भी मेहनत कोई कर ले, कोई भी वकील आ जाए, घर टूटेगा ही। कितना आपको दिक्कत हुआ? मेहनत का अंदाज आप इसी से लगा लीजिए कि फ्राइडे को केस फाइल किया हमने, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को केस हमने लिखा रात में बैठ के 2:30 बजे तक। हमारे स्टोनो इमरान जी ने जो है उसको पूरी रात जग के उसको कंप्लीट किया, टाइप किया, और सुबह हमने इसको दाखिल कराया शुक्रवार के दिन। शनिवार रविवार इस बार सेकेंड सैटरडे था और संडे की छुट्टी। दाखिले के बाद नंबर आना नहीं था। मंडे को सुबह ऑनरेबल सीके राय साहब जो जज साहब हैं, उनकी कोर्ट में मैं 10 बजे खड़ा हुआ। हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब 67 की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आज हमारा घर गिर जाएगा, तो कम से कम फाइल मंगा करके इसको सुन लिया। और ऑनरेबल कोर्ट ने तुरंत परमिट कर दिया। कोर्ट ने परमिट कर दिया। एक बात है कि इससे अच्छा, आपकी फाइल उसके बाद आई, फिर उसके बाद बहस भी तो हुआ होगा? 2 बजे बहस हुई इस पे। अच्छा,2 बजे कितना देर तक बहस हुई? बहस करीब 10 से 15 मिनट की बहस थी। अच्छा, 15 मिनट तक बहस हुआ। अपोनेंट के जो वकील थे वो सरकारी वकील थे? जी जी, वो सरकार के पक्ष के वकील थे, ग्राम सभा के अलग वकील थे। अच्छा, एक बात हमको ज़रा बताया जाए कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बुलडोज़र उनके घर पे चला गया था और जाने के बाद भी रिटर्न होना पड़ा। ये एक न्याय का ही मतलब न्यायिक प्रक्रिया में ही ये सब कुछ हो सकता है कि सब कुछ चेंजिंग हो सकता है? क्या इस पे आप विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। अब आप समझिए कि वहाँ के तहसीलदार साहब ने वो ऑर्डर किया था, लोगों को लगा कि सिर्फ एक मामला है, ऐसा नहीं, 5 मामले इस परिवार के पूरी तरह घर गिराना था। अच्छा, 5 ऑर्डर तहसीलदार साहब ने पास किए 1 हफ्ते के अंदर। 4 को तहसीलदार साहब के यहाँ अपील होती है, 11 तारीख को उसको डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्शन को डिसाइड कर दिए। डिसाइड करने के बाद ये लोग यहाँ आए, तो कोर्ट ने यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहते हुए स्टे दिया, क्योंकि सरकार के पक्ष के जो वकील साहब लोग थे उनका कहना था कि भाई हम घर नहीं गिराएं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा कि ठीक है, आप घर नहीं गिराएंगे तो हम इनको स्टे दे देते हैं। अच्छा, क्या पता भाई आप बाद में कोई कार्रवाई करें, अन्य चीजें। तो कोर्ट ने हमारी बातों को कंसीडर किया, उसके आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने एक मतलब बहुत ही बेहतरीन निर्णय दिया। अच्छा, और करीब 5 पेज का ये निर्णय है, और इतना शानदार निर्णय है कि अब कलेक्टर साहब जो हैं, जिनके यहाँ अब अपील फाइल होगी, उनको भी इसी जजमेंट के आधार पर डिसीजन करना होगा। ये नहीं कि 1 हफ्ते में तहसीलदार साहब की तरह वो उसको उठाएं और डिसाइड कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली एकदम मेंशन किया है इसमें ऋषिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, ये नया जजमेंट है 2023 का, उसके आधार पे इनको कहा है कि उसकी प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए आपको डिसाइड करना। अच्छा, तो उसमें सारी प्रक्रिया उनको अपनानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात हमको ज़रा बताया जाए कि अब क्या आने वाले समय में उनके घर पर फिर से पुनः बुलडोज़र चलने की संभावना है? क्योंकि ये स्टे जो लगा है मात्र 3 महीने तक के लिए है, और 3 महीने बाद फिर से इस पर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, तो उस समय कहीं डिसीजन चेंज हो? दूसरे आधार पे आप समझिए जी कि मान लीजिए कि अब अगर हमारा सबमिशन
कलेक्टर साहब की कोर्ट में, ठीक है, ये वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम बढ़िया से वहाँ की प्रोसीडिंग को फॉलो करें। तो फॉलो करने के बाद जो है ये गारंटी भी है कि वहां से जो ऑर्डर मैंने कराया वो वही से हो जाएगा। बेदखली का ऑर्डर ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा, क्योंकि इनको लीगल राइट है। वो चीजों को गलत पेश कर रहा है। 29 नवंबर 2000 के पहले के जितने भी निर्माण, अच्छा, वो किसी भी तरह की जमीन पे बने हैं, एनी टाइप ऑफ लैंड, वो उसी में मर्ज हो जाएंगे। ओके, हाँ। और तो ये मेरा कोई अपना बनाया नियम, ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, उसकी प्रोसीडिंग में साफ साफ लिखा हुआ है। और एकदम स्पष्ट, मैं बल्कि उसको अभी आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। जी 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 बिल्कुल, तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्लियर हो जाए कम से कम अब। जी जी। अब वो लाइन भी मैं बता दूंगा उनको। ये है, देखिएगा, पहले मैं ये पढ़ूँ। वेयर एनी लैंड रिफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 64 हैज बिल्ट अ हाउस ऑन एनी लैंड held by a tenure holder not being a government leases and such house affixed on November 29, 2000। ठीक, इसमें शुरू में ये अभी काफी बड़ा है, मैं इतने पे ही बताऊं। यहाँ दूसरी लाइन में ही आया है, हैज बिल्ड अ हाउस ऑन एनी लैंड, चाहे वो आपकी बंजर हो, ऊसर हो, परती हो, खलिहान हो, कुछ भी। अब इसका हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी का मतलब कुछ और निकल जाएगा। ना ठीक है, आपने ये तो बातें कह दी, शुद्ध है। हमको जरा ये बताया जाए कि आप जो पीड़ित परिवार है, प्रेमचंद यादव के परिवार है, आप सब कोई जान रहे हैं कि उनके घर में अब कोई नहीं कमाने वाला है। फिलहाल उनकी स्थिति ये है कि एकदम अब गरीब तरीके से, अब कोई नहीं है घर का, तो कौन केस लड़ रहा है, ये सब कुछ है। पैसा उन लोगों के पास कहाँ से आया कि आपको जो फी दिए ये सब कुछ हुआ? कितना आप फी लिए इस सब चीज़ के लिए? मैंने 1 रुपए की भी फीस उनके परिवार के किसी भी सदस्य, मेरे जानने वाले किसी भी व्यक्ति या समाज के किसी भी व्यक्ति से इस मुकदमे के लिए 1 रुपए भी नहीं लिया। जो भी पैसा था वो मैंने खुद का लगाया। तो मतलब ये आप क्यों लगाए? आप तो चाहते तो उस परिवार के लिए भी लगा सकते थे, वकील है, आप चाहते तो उस ब्राह्मण परिवार के साथ भी सत्यप्रकाश दुबे के लिए भी आप लगा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे लगाए। लोग को संदेह होगा, शक होगा कि आखिर में क्या वो आपके परिवार के अभिन्न अंग थे, इसलिए आपने पूरा पैसा अपना लगा करके और केस फ्री में लड़ा? नहीं, बात केस फ्री में लड़ने की नहीं है। जैसे सत्यप्रकाश दुबे जी के यहाँ भी जो घटना घटी हुई, उसका कोई हम समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो पब्लिक ने जनाक्रोश में ये काम किया, और जहाँ जनाक्रोश होता है वहाँ दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है, आवेश में वो काम होते हैं, गुस्सा में जो काम हुआ। चीजें वहाँ हुई, और उससे हमारी सिंपैथी है, परिवार को श्रद्धांजलि है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हत्या तो स्वर्गीय प्रेम जी की हुई। हत्या भी इन्हीं की हो रही है। आप इन्हीं का घर गिरा रहे हैं। घर आपको गिराना है तो जो आरोपित है, और घर गिराना कोई न्याय देने का काम थोड़ी है। घर गिराने के लिए, रोकने के लिए कोर्ट बनी है। कोर्ट अपना निर्णय देगी। कोर्ट के आधार पे अगर बेदखली का आर्डर होना है, वो भी सही प्रक्रिया का पालन करके हो। ये तरीका गलत है ना। आप किसी का घर क्यों गिराएंगे? आपको ये लगा साफ तौर पे कि ये अन्याय हो रहा है, पीड़ित जो है उसी के साथ में अन्याय किया जा रहा है, तो आप अपने स्वर्गीय प्रेम यादव का बनाया घर था नहीं, उनके पिताजी जो आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति थे, देश की सीमा पर वो व्यक्ति खड़ा रहा होगा, इतने साल भी उनकी सेवा रही हो, उससे जो उन्होंने धनार्जन किया, उससे उन्होंने अपना घर बनवाया। उस जमाने में बनवाया होगा जबकि लाखों हजारों की बड़ी कीमत हुआ करती। बिल्कुल बिल्कुल। वो घर कब का बना होगा, आपको कुछ आइडिया? 1998 का। उनका परिवार, उनका जो घर बना है वो 98 में बना हुआ है। 98 का घर बना हुआ था? जी। अच्छा, तो मतलब एक तौर से कहा जाए तो अन्याय हो रहा था, और वहीं पे आपने जो पढ़ाई किया उस पढ़ाई का इस्तेमाल किया कि हाँ अन्याय जब हो रहा है तो। वकालत का मतलब यही है कि आपको न्याय दिलाना है। अगर कहीं गलत होगा तो एक वकील को जो लीगल इथिक्स होती है, यही चीज सिखाई जाती है कि आप मतलब उसके साथ करिए,
न्याय करवाइए, कुछ भी बढ़िया करिए, उसके लिए आप खड़े रहे। लेकिन एक बात और है कि आप पर सारे लोग विश्वास कैसे कर लिए? पीड़ित परिवार के पास में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग के बारे में बताया जाए तो मतलब पूरा यादव कम्युनिटी उन लोग के साथ था, तो यादव कम्युनिटी के लोग आप पर विश्वास किए और आपको केस लड़ने के लिए दे दिए। ये लोगों को विश्वास कैसे हुआ, ये बताइए जरा। अब ये इसका कारण ये हो सकता है कि इसके पहले भी मैंने बहुत से केस फ्री में लड़े, जैसे चंदौली में एक पुलिस द्वारा जो है जी लड़की निशा यादव की हत्या हुई थी। जी जी जी। उसके बाद यहाँ पर बलिया में हेमंत की हत्या हुई थी। और अभी हाल फिलहाल यहाँ आपके पुष्पेंद्र यादव कानपुर में जो बाबू सिंह किसान थे, उन्होंने सुसाइड किया था। लगातार अभी आज भी वहाँ अखिलेश यादव जी गए थे तो उनकी लड़की से मेरी बात भी हुई। मैंने उनको अवगत कराया चीजें क्या है क्या नहीं। मतलब कहा जाता प्रीवियस जो रिकॉर्ड है आपका ये रहा है कि हाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ पर आप खड़े हो रहे हैं, इसीलिए लोग को अभी भी विश्वास है। मैं रहा हूँ हर घटना में, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसी गवर्नमेंट में 2021 में 14 फरवरी के दिन की बात है, 15 फरवरी की, मेरे अपने सगे चाचा की वो खेत से आ रहे थे और सामान्य किसान थे, ठीक है, खेत से आ रहे थे और उनको जो घर के ही सामने गोली मार के हत्या कर दी गई। 2021 की ये घटना है, 22 हो गया, 23 बीत गया, अब 24 आने जा रहा है, लगभग 3 साल अभी तक न्याय नहीं हुआ। मुख्य आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया है। और उसके पीछे मैं कितना परेशान हुआ, कितना कुछ किया। अगर ये सरकार इतनी ही निष्पक्ष है तो सबसे पहले हमारे ही परिवार का देख ली होती। मैंने हर स्तर पर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों चाहे डीजीपी, हर जगह अपनी पत्र भेजा, सुनवाई के लिए किया, लेकिन वही एक क्लियर कट फंडा है कि भाई हम इन चीजों को खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। अच्छा, आपको उत्तर प्रदेश में आप वकालत करते हैं, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहते हैं, हमको ज़रा बताइए कि इलाहाबाद में रह करके और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इस सरकार में न्याय नहीं हो रहा है, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? डरने की बात इसमें नहीं है। जो चीज भाई मेरे साथ ही घटित हुई हो, वो चीजें, ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की बता रहा हूँ, मेरे अपने घर की है। अगर ये चीज इतनी न्याय संगत है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस का इतना बड़ा तंत्र है, पुलिस जिसने मेरे चाचा की हत्या की है, मुख्य आरोपी, उसको पुलिस चाहे तो 1 दिन 2 दिन के अंदर, और पुलिस को सब कुछ पता है, ऐसी बात नहीं है। स्थानीय प्रशासन का दबाव या जो कुछ भी हो उनके ऊपर, वो आज तक गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा, हमको कुछ 302 का मुलजिम 3 साल से लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक फरार चल रहा है। का मुलजिम अभी तक फरार है और पुलिस कह रही है कि हमारे रडार में नहीं, पब्लिक डोमेन में घूम रहा है जी। अच्छा, हमको जरा अब अपने बारे में कुछ बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि अरुण जी कब पढ़ाई किए, कहाँ से है, बैकग्राउंड इनका क्या है, कम से कम लोग जो है वो आपसे कैसे मिल पाए, ये सब भी कुछ बता दीजिए अपने बारे में। जी, हमारा बैकग्राउंड ये है कि हमारे पिताजी श्री जेबी यादव कृषि विभाग में रिटायर हुए एज ए गजेटेड अधिकारी। अच्छा। माता जी हमारी प्रिंसिपल श्रीमती मैना देवी। ठीक ठीक। उसके अलावा हम 3 भाई हैं। बड़े भाई हमारे IAS हैं, लखनऊ में पोस्टेड हैं, श्री प्रदीप यादव। मझले भाई अभी हरियाणा गवर्नमेंट में एज असिस्टेंट मैनेजर थे, नौकरी वहाँ कर रहे हैं। ठीक ठीक। हाल फिलहाल तो अभी घर पे ही है। मैं वकालत कर ही रहा हूँ। मेरी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही सब कुछ रहा। सब यूपी से? और जी, सब यूपी से ही रहा? जी, सब कुछ यूपी से ही रहा। और कब से आप ये वकालत करना कब से शुरू? वकालत अब धीरे धीरे मान के चलिए 2-2.5 साल ही हुआ। 2-2.5 साल में इतना उपलब्धि, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से आप लगातार काम करते रहिए। तो आपने सुना, ये अरुण यादव हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और इनको वकालत करते हुए महज मात्र 2 से 2.5 साल हुआ और एक से बढ़ के एक
जो उत्तर प्रदेश का मामला है वो सब कुछ ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी जो निशा यादव को बेल्ट से पीट करके मारा गया था उसमें भी इन्होंने वकालत किया था, और उसके अलावा और भी ये बता रहे हैं कि कहां कहां वकालत करते हैं। ये सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार में प्रशासन एकदम विफल है, प्रशासन जो अपराधी है उन्हें नहीं पकड़ पाती है। इनके ही परिवार के बारे में कह रहे हैं कि हमारे परिवार में हमारे चाचा जी का हत्या हुआ और आज तक जो अपराधी है, जो मुख्य अपराधी है जिसके ऊपर 302 लगा है, वो सोशल मीडिया भी चलाता है और वो दिन रात हम लोग के आंखों के सामने रहता है, लेकिन प्रशासन पकड़ नहीं पाती है। तो उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर में, योगी आदित्यनाथ के सरकार के ऊपर में ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। प्रेमचंद्र यादव के घर के बारे में हमने जब इनसे बातें किया तो कह रहे हैं कि 3 महीना तक तो कोई इसके बाद में अब नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनका घर हम टूटने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आप पब्लिक स्टेशन के साथ जुड़े रहिए, बिहार हो या देश का कोई भी कोना हो, अगर समाज हित की बातें होगी, समाज में समरसता को बनाए रखने की बातें होगी तो हम हर जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। सीमित संसाधन है, हमारे भी पांव सीमित है, लेकिन उसी सीमित संसाधन में जाना है, जाएंगे, आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।